फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। तो टॉपिक का नेम होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बच्चे बीकॉम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो बच्चे सीए फाउंडेशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम सब इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट वन बाय वन पढ़ेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इनिशियल स्टेज, जानेंगे कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट, कैसे बनता है, कैसे इन्फोर्सेबल होता है, क्या क्या इसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की। इन सब के बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, विदाउट स्किप आप हमारे इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा लास्ट तक। आपको एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन में कंप्लीट दूंगा। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सभी टर्मिनोलॉजी ठीक से समझ में आएंगी। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। ये अनुबंध अधिनियम कब इन्फोर्स हुआ तो मैं आपको बता दूं, ये इन्फोर्स हुआ है 1 सितंबर 1872 को। इट मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन्फोर्स्ड ऑन 1 सितंबर 1872 यानी 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स हुआ। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। पहले टाइप की अगर मैं बात करूं तो पहला टाइप होता है भाई जनरल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट तो हम लोगों ने बात किया जनरल कॉन्ट्रैक्ट का, और जो सेकेंड आएगा टाइप उसको हम लोग बोलेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट वन इज जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड वन इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 1 to चैप्टर 6 में कवर होता है। चैप्टर 1 to चैप्टर 6 में जनरल कॉन्ट्रैक्ट कवर होता है, और इसमें जो 1 to 6 चैप्टर्स में जो सेक्शन आएंगे वो सेक्शन 1 to सेक्शन 75 यानी सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक कवर होंगे जनरल कॉन्ट्रैक्ट में, और जनरल कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 1 to चैप्टर 6 में कवर होगा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें अगर, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये 3 चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 8 ये रिलेटेड है इंडेमनिटी एंड गारंटी। चैप्टर नंबर 8 ये रिलेटेड है इंडेमनिटी एंड गारंटी। चैप्टर नंबर 9 ये रिलेटेड है बेलमेंट। इन सब की बात हम लोग अभी कंप्लीट आगे टॉपिक में करेंगे। जब हम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो इनकी कंप्लीट बात करेंगे। चैप्टर 10 जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है एजेंसी से। चैप्टर 10 रिलेटेड है एजेंसी से। तो अगर मैं बात करूं जनरल कॉन्ट्रैक्ट तो चैप्टर 1 to चैप्टर 6 कवर होता है। चैप्टर 8, 9, 10 ये कवर होगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। तो आप कहेंगे सर चैप्टर नंबर 7 कहाँ चला गया, तो मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें सेक्शन 76 to 123 ये सेक्शन कवर होते थे। यानी चैप्टर 7 में बेटा 176 to 123 ये सेक्शन कवर होते थे। इनको रिपील कर दिया गया है, और एक नया एक्ट बना दिया गया है जिसे हम बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 1 to चैप्टर 6, special contract chapter 8, chapter 9, chapter 10. Chapter 8 is related to indemnity and guarantee, chapter 9 is related to bailment, and chapter 10 is related to agency. chapter 7 में section 76 to 123 ये sections cover होते थे। इनको रिपील कर दिया गया है और एक नया एक्ट बना दिया गया है। इस एक्ट का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट,
और इस एक्ट को हम लोग कंप्लीटली विस्तार से पढ़ेंगे। आगे की वीडियोस में हम सेल्स ऑफ गुड्स पर भी बात करेंगे। मैं 1 बाय 1 बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हर एक चैप्टर पे आपसे विस्तार से बात करूँगा। ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये लॉफुल सब्जेक्ट है। हमारे सभी बच्चों को इसमें बहुत परेशानी होती है, वो इस टॉपिक को याद करने में, समझने में बहुत अपने आप को असहज महसूस करते हैं। बट दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि आप अगर हमारी इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहेंगे, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है, मैं आपसे वादा करता हूँ 75 क्वेश्चन आपको 150 में करने हैं। आप 75 में 75 कंप्लीट सही करके आएंगे, बशर्ते आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिएगा। वो चाहे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की हो, चाहे कॉरपोरेट अकाउंटिंग की हो, बिजनेस कम्युनिकेशन की हो, इकोनॉमिक्स की हो, पब्लिक फाइनेंस की हो, किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस अगर मैं आपको दे रहा हूँ, आप उन वीडियोस को अंत तक देखना ना भूलिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप MCQs के 100% क्वेश्चन को ठीक करके आएंगे। तो आगे बात करता हूं। अब मैं बात करूंगा सेक्शंस की बात करूंगा। एक बार आपको ब्रीफ में बता दूं कि कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड है। तो सेक्शन, अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 टू सेक्शन 2, सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 ये रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट के टाइप से। ये किससे रिलेटेड है? कॉन्ट्रैक्ट के टाइप से। अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर में कवर होगा सेक्शन 3 टू सेक्शन 9। चैप्टर फर्स्ट में कवर होगा सेक्शन 3 टू सेक्शन 9 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मीन्स प्रपोजल का कम्युनिकेशन कैसे होगा, प्रपोजल का कम्युनिकेशन कैसे होगा, प्रपोजल का कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसे होगा और रेवोकेशन का कम्युनिकेशन कैसे होगा। दैट मीन्स प्रपोजल का कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसे होगा और रेवोकेशन का कम्युनिकेशन कैसे होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 3 टू सेक्शन 9। आगे की हम अगर बात करें चैप्टर नंबर सेकेंड की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर सेकेंड में हम लोग सेक्शन 10 टू सेक्शन 30 की बात करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा और वाइड एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा और वाइड एग्रीमेंट क्या होगा और ये एग्रीमेंट्स कैसे बनेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें सेक्शन हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 31 टू सेक्शन 36 और इसमें हम लोग जानेंगे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग सेक्शन 1 टू सेक्शन 36 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर 4 में कवर होगा सेक्शन 37 टू सेक्शन 67 और इसमें हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। चैप्टर 4 सेक्शन 37 टू सेक्शन 67। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे और चैप्टर नंबर 5 में सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 और इसमें हम लोग बात करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये जो हम लोग हैं, ये हम लोग अपने सारे के सारे चैप्टर्स को कैटेगराइज कर ले रहे हैं और हम लोग 1 बाय 1 इसी कैटेगरी के बेसिस पर अपने सारे चैप्टर्स को ठीक से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 73 टू सेक्शन 75, सेक्शन 73 टू सेक्शन 75 और इसमें हम पढ़ेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 और ये हो गया है रिपील और इससे हम लोगों ने बात किया था अभी कि इससे हम लोग अब बात करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। दैट मीन्स चैप्टर 7 जो होगा वो सेक्शन 76 टू 123 से रिलेटेड होगा और ये पूरा का पूरा नया एक्ट बन गया है और एक्ट का नेम है भाई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट।
इस पर हम लोग पूरे टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर। चलिए अब हम लोग एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 3 टू सेक्शन 9 हम बात करेंगे कम्युनिकेशन, प्रपोजल कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन कम्युनिकेशन। चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर होगा इसमें हम लोग सेक्शन 10 टू सेक्शन 30 के बारे में बात करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड होगा। चैप्टर थर्ड सेक्शन 31 टू 36 ये रिलेटेड होगा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से। चैप्टर 4 सेक्शन 37 टू 67 ये रिलेटेड होगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। चैप्टर 5 सेक्शन 68 टू 72 ये रिलेटेड होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से। अगला चैप्टर होगा 6, ये सेक्शन 73 टू सेक्शन 75 ये हम लोग पढ़ेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से हम लोग अपने चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 को कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 को हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। आगे हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे हम लोग बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संविदा और ये डिफाइंड कहाँ है, सेक्शन 2 सब सेक्शन एच। सेक्शन 2 सब सेक्शन एच याद रखिएगा बेटा, एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में लिखी हुई है और इसकी क्या डेफिनेशन है, एवरी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। क्या है डेफिनेशन इसकी, एवरी एग्रीमेंट विच इज enforceable by law, comma known as contract, every agreement which is enforceable by law known as contract। अब हम लोग अगर चार्ट से इसको ठीक तरीके से समझना चाहें तो हम लोग इसको ठीक से समझेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एक चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ये किस सेक्शन में है, सेक्शन 2H। अगर हम इसको बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली जो चीज़ है उसका होना ज़रूरी है एग्रीमेंट, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहली एक जो इसेंशियल चीज़ है वो होनी है एग्रीमेंट, यानी विदाउट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड। एंड एग्रीमेंट is defined, agreement has been defined in section 2E, यानी एग्रीमेंट को सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पहली इसेंशियल एलिमेंट है वो है एग्रीमेंट और दूसरा है इनफोर्सिएबल, दूसरा है एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिएबल का मतलब होता है कानून द्वारा प्रवर्तनीय, कानून द्वारा प्रवर्तनीय। इसका मतलब ऐसा कोई काम जिसको कानून करने की इजाज़त देता हो उसको हम लोग बोलेंगे एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर फ्यूचर में हमारे पास किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है कॉन्ट्रैक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो हम लोगों के पास रेमेडी फॉर क्लेम होगी, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं रेमेडी फॉर क्लेम, यानी इसके बेसिस पर हम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। It means there are two essential elements for completing the contract. First one is agreement and second one is enforceable. अगर हम एग्रीमेंट की बात करेंगे तो अगेन एग्रीमेंट को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। एग्रीमेंट को हम लोग अगेन 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। एग्रीमेंट का पहला जो पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉमिस, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉमिस, और प्रॉमिस के साथ साथ में कंसीडरेशन। अगला पार्ट होगा कंसीडरेशन। दैट मीन्स अगर हम लोगों को एग्रीमेंट करना है तो फर्स्ट वन हमारे पास प्रॉमिस होना चाहिए और प्रॉमिस के साथ साथ कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2D। कंसिडरेशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2D, यानी जब प्रॉमिस हो और प्रतिफल भी हो तो प्रॉमिस और कंसिडरेशन को अगर हम लोग एक साथ ऐड कर दें तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। इट मीन्स एग्रीमेंट इज द सम ऑफ प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन and consideration. Again, promise has been defined into 2 parts. First one is proposal. First one is
प्रपोजल, यानी अगर हम लोगों को कोई प्रॉमिस करना है, किसी से भी कोई प्रॉमिस करना है, तो प्रॉमिस के लिए सबसे पहला एलिमेंट प्रपोजल का होना ज़रूरी है। यानी कोई पर्सन मुझे प्रपोज तो करेगा, यानी प्रपोजल देगा, ऑफर देगा, और जब मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूँगा, यानी अगर मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस दे दी, तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। इट मीन्स प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टू इसेंशियल एलिमेंट्स, एग्रीमेंट एंड इनफोर्सेबिलिटी, और एग्रीमेंट्स के टू पार्ट्स हैं प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन, एंड प्रॉमिस के टू पार्ट्स हैं प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। मान लेते हैं कि सपोज करो कि कोई भी पर्सन है, वो मुझे ऑफर देगा, यानी प्रपोज करेगा, प्रपोजल देगा, मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँगा, ये क्या बन जाएगा? ये प्रॉमिस बन जाएगा। जो पर्सन हमें प्रपोज करेगा यानी प्रपोजल देगा, जो पर्सन हमें प्रपोजल देगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑफरर, उसको हम लोग बोलेंगे ऑफरर। यानी जो पर्सन हमें प्रपोजल देगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑफरर, और सेकेंड वाली पार्टी को हम लोग बोलेंगे ऑफरी। यानी पहले पार्ट को हम लोग बोलेंगे ऑफरर और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे ऑफरी। इट मीन्स प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, कंसिडरेशन हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2D, promise plus consideration is equal to agreement, and agreement has been defined in section 2E, agreement which is enforceable by law that is known as contract। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया होगा। अब आप कॉन्ट्रैक्ट को इसी चार्ट के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से किसी को आप बता भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे, हम लोग अब बात करेंगे मेन सेक्शंस की, और हम लोग अब चलेंगे सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हम एक एक सेक्शन के बारे में आपसे विस्तार से बात करेंगे और बारीकी से एक एक सेक्शन को डिफाइन करने की पूरी कोशिश करेंगे। सेक्शन 10 में जो डिफाइन है, यानी जो सेक्शन 10 में जो बात की गई है वो क्या है? व्हाट agreements are contract। इट मीन्स कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी ऐसे कौन से एग्रीमेंट हैं, ऐसे कौन से एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 10 में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि अगर एग्रीमेंट्स इन बातों को पूरा कर लेता है तो इसका मतलब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उन इसेंशियल एलिमेंट्स को अगर एग्रीमेंट पूरा करता है, फुलफिल करता है उन कंडीशंस को, तो एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट वन इज कॉम्पिटेंट पार्टीज। इट मीन्स जो पार्टीज एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं, उन पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है, यानी उन पार्टीज का सक्षम होना ज़रूरी है। अभी मैं इन सारे एक एक पॉइंट्स को भी क्लियर करूँगा। और ये जो कॉम्पिटेंट पार्टीज़ हैं ये सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 में डिफाइन की गई हैं। सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंट पार्टी, यानी कॉम्पिटेंट पार्टी क्या है। इट हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट, यानी एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री कंसेंट का होना ज़रूरी है, यानी जो सहमति है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होनी चाहिए। और ये डिफाइन है सेक्शन 13 to 14 एंड सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20 एंड 22। सेक्शन 13 to 14, 15, 16, 17, 18, 20 एंड 22 में फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है। अब इसमें एक सेक्शन छूट रहा है, सेक्शन 19। सेक्शन 19 में सर क्या है? सेक्शन 19 में बताया गया है इट्स इफेक्ट, यानी इसके इफेक्ट क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं, ये सेक्शन 19 में डिफाइन किया गया है। मैं इन सारे सेक्शंस को आपको विस्तार से बात करूंगा, आप इन सेक्शंस को ठीक से समझेंगे। नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम बात करेंगे, अगला जो इनका इसेंशियल एलिमेंट्स है वो है लॉफुल
कंसीडरेशन, यानी जो कंसीडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, यानी वो विधि द्वारा मान्य होना चाहिए, यानी ऐसे कंसीडरेशन हो जो जिनकी अनुमति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती हो, यानी लॉफुल कंसीडरेशन हो जो स्वीकार किए जा सकते हों। अगला है लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हों उसका जो ऑब्जेक्ट हो वो 100% लॉफुल होना चाहिए, यानी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो लॉफुल जो ऑब्जेक्ट है और लॉफुल जो कंसीडरेशन है ये सेक्शन 23 में डिफाइन है। सेक्शन 23 हैज़ बीन डिफाइंड अबाउट लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट में 5th पॉइंट में है एक्सप्रेसली नॉट वॉइड, यानी एक्सप्रेसली नॉट वॉइड, यानी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो वो शून्य घोषित ना हो, इसको कहते हैं शून्य घोषित ना हो, शून्य घोषित ना हो, यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेसली नॉट वॉइड नहीं होना चाहिए। और ये जो वॉइड एग्रीमेंट्स हैं इन वॉइड एग्रीमेंट्स को हम लोग सेक्शन 25 टू 30, 36, 56 और 57 में हम लोग इसको पढ़ेंगे। दीज आर मेन 5 essential elements for agreements becoming a contract. Number 1 is competent parties, and the competent parties has been defined in section 11 and 12. Second element is free consent, which has been defined in section 13 to 14, 15, 16, 17, 18, 20 and 22, and section 19 defines its effect. Third one is lawful consideration. Fourth one is lawful object, and lawful consideration and lawful object which has been defined in section 23. And fifth last essential elements is expressly not void, यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो शून्य घोषित ना हो, and it has been defined in section 25 to 30, 36, 56 and 57. अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 11। अभी मैंने जो बताया कॉम्पिटेंट पार्टी से रिलेटेड हमारे पास 2 सेक्शन हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 11 की और हम लोग समझेंगे सेक्शन 11 क्या है। सेक्शन 11 में क्या बात की गई है, तो सेक्शन 11 में हु आर द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हु आर द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पूछा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कॉम्पिटेंट हो सकता है, यानी कॉम्पिटेंट में हम किसे किसे शामिल करेंगे या कॉम्पिटेंट पार्टीज़ क्या होती हैं, ये हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो कॉम्पिटेंट पार्टीज़ को हम लोगों ने यहाँ 3 पार्ट में क्लासीफाई कर लिया है। पहला हमने क्लासीफाई किया है एज ऑफ मेजोरिटी। दूसरा हमारा पार्ट होगा साउंड माइंड पर्सन, और थर्ड पॉइंट होगा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो इन बातों को हम लोग ठीक से देखेंगे। एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड पर्सन एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एज ऑफ मेजोरिटी ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में ये डिफाइन किया गया है एज ऑफ मेजोरिटी, और एज ऑफ मेजोरिटी को कंप्लीट डिफाइन किया गया है इंडियन मेजोरिटी एक्ट। इस इंडियन मेजोरिटी एक्ट में एज ऑफ मेजोरिटी को डिफाइन किया गया है, और इसमें बताया गया है कि ऐसे लोग जो 18 साल से ऊपर हैं उन्हें मेजर की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, और ऐसे पर्सन जो 21 साल के हैं और उनके गार्जियन हैं उन्हें भी हम लोग मेजोरिटी में काउंट करते हैं। तो एज ऑफ मेजोरिटी में सेक्शन 3-4 इंडियन मेजोरिटी एक्ट
में कवर होता है, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को मेजॉरिटी में काउंट किया जाता है और 21 साल के जो गार्जियनशिप में लोग रह रहे हैं उनको भी मेजॉरिटी में काउंट किया जाता है। तो ये कॉम्पिटेंट पार्टी का पहला पार्ट होगा कि एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी जो लोग मेजॉरिटी की एज में आते हैं वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एक सक्षम पार्टी माने जाते हैं। दूसरा हमारा केस होगा साउंड माइंड पर्सन, यानी जो पर्सन हो, जो पार्टी हो, वो साउंड माइंड होनी चाहिए। ये सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है कि जो कॉम्पिटेंट पार्टी हो वो पार्टी साउंड माइंड पर्सन होनी चाहिए। साउंड माइंड पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन, साउंड माइंड पर्सन किसे हम लोग बोल रहे हैं? पर्सन हु अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा व्यक्ति जो ठीक से समझ सकता है उसे साउंड माइंड पर्सन कहा जाता है। ऐसा पर्सन जो हमारे बीच में हुए कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से समझ सकता है उसे हम साउंड माइंड पर्सन की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर और भी है, हु इज एबल टू मेक रेशनल डिसीजंस, यानी ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन यानी निर्णय लेने की क्षमता रखता हो उसे सेक्शन 12 में साउंड माइंड पर्सन में रखा गया है। यानी ऐसा व्यक्ति जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता हो और निर्णय लेने की क्षमता रखता हो उसे साउंड माइंड पर्सन में रखा गया है। दूसरा नंबर हो गया साउंड माइंड पर्सन। तीसरा और लास्ट पॉइंट है नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, यानी ऐसा कोई भी पार्टी नहीं होनी चाहिए जिसको आपके कानून ने, आपके देश के कानून ने डिसक्वालीफाई कर रखा है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ कानून आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना करता है। जैसे अगर कोई एलियन एनिमी पर्सन है, एलियन एनिमी है, और अगर उसके साथ यानी कोई आपका विदेशी यानी कोई शत्रु देश है, कोई विदेशी है और वो उस कंट्री से आपकी कंट्री में कोई वार्ता नहीं होती, यानी वो शत्रु देश है और उस शत्रु देश से किसी भी तरीके का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होगा। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को करने की परमिशन भारत सरकार या आपके देश की सरकार नहीं देगी। यानी अगर आपके देश की सरकार किसी भी तरीके की कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना करती है, यानी किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना करती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो सेक्शन 11 में इन तीन बातों को कॉम्पिटेंट पार्टी में रखा गया है, एज ऑफ मेजॉरिटी और साउंड माइंड पर्सन, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। These are three main elements for completing the eligibility of competent parties. तो इन competent parties में इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये सेक्शन 11 हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम लोग आगे की बात करेंगे और आगे की बात में हम लोगों का जो सेक्शन होगा वो सेक्शन आएगा। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 13 की। सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 एंड 22। यानी अब हम लोग आगे की बात करेंगे फ्री कंसेंट। आगे की जो बात होगी हम लोगों की वो होगी फ्री कंसेंट, और फ्री कंसेंट की बात हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फ्री कंसेंट, और फ्री कंसेंट के सेक्शन नंबर 13, 14, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आगे की जो भी चीज़ें हम लोगों की बची हुई हैं हम लोग इसी टाइप के सारे लेक्चर्स में अपनी इन सारी चीज़ों को एक एक करके ओवर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप कॉन्टिन्यूटी में अगर हमारे इस बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लेक्चर्स को देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आपके क्वेश्चंस एक भी गलत नहीं होंगे। ये डेड श्योर है कि सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। आप सभी लोग हमारे वीडियोस को बिना किसी स्किप के कॉन्टिन्यूअस देखिएगा, और जितने भी वीडियोस आपको डे बाय डे मिलते रहें आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर सुनते रहिए। आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो बीकॉम लेवल के हों, चाहे वो 12th लेवल के हों, या सीए फाउंडेशन लेवल के हों, सीएस फाउंडेशन लेवल के हों, किसी भी लेवल के कोई भी क्वेश्चंस जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा, ये हमारा आपसे वादा है। जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, अगर आप में से किसी ने भी हमारे
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उन सब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस यहाँ से रिलीज़ होते रहें उन सब का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप सभी वीडियोस का आनंद लेते रहें और अपनी पढ़ाई को अनवरत ऐसे ही जारी रखें और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस, फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस में आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करें। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को हमारे इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। और अगर आप में से किसी को भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी डाउट होता है किसी भी वीडियो को लेकर के, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप डायरेक्ट अपनी क्वेरी पुट अप कर सकते हैं। मैं आपका सल्यूशन जितना जल्दी पॉसिबल होगा करने की पूरी कोशिश करूँगा। कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टडी पॉइंट लखीमपुर खीरी का यह चैनल वरदान साबित होगा, अवश्य साबित होगा। हम लोगों ने विगत कई वर्षों में अपने परीक्षा परिणामों में पूरे लखीमपुर जनपद से लखनऊ मंडल तक बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया है और उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे साथ इसी तरह टाइप की मेहनत करते रहेंगे। अवश्य हम लोग आने वाले एग्जामिनेशंस में भी अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने जोन को टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।